अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तीन चार ख़बरें आपके सामने रखेंगे, मगर सबसे पहली ख़बर सुप्रीम कोर्ट से है, जहां 3 रुकनी बेंच एक टैक्स से मुताल्लिक़ केस की समाअत कर रहा था और वहां जस्टिस मंसूर अली शाह ने बहुत अहम रिमार्क्स दिए हैं। उनका कहना है कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा, क्या हम गैर आईनी हैं? ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ हुकूमत ने मजाक बना दिया है। आईनी बेंच और बगैर आइन के दूसरा बेंच, रेगुलर केसेस का बेंच, ये तो इसमें अब जजेस जो हैं वो भी कंफ्यूजन का शिकार हैं। वो भी कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा केस किस बेंच में जाएगा और कौन इसकी समाअत करेगा, चूँकि अभी तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास भी नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट में ये 3 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अब्बासी थे, इसमें अकील अब्बासी साहब। तो इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तज़किरा हुआ। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ये केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच सुन रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं, तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है। उन्होंने अपने बेंच का तज़किरा किया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा, क्या हम गैर आईनी हैं? अब ये सवाल सामने आया है, केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच? अगर हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा? चलें, अगर हम फैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है? जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए कि नज़र-ए-सानी भी हमारे पास ही आएगी, तो हम कह देंगे कि हमारा दायरा इख्तियार है। आईनी मुकदमात रेगुलर बेंच नहीं सुन सकता। वकला की भी कोई मुआवनत नहीं आ रही, यानी वो कह रहे हैं कि वकला ने भी अभी तक हमें कोई इस तरह की मुआवनत फराहम नहीं की, कोई मदद फराहम नहीं की कि कौन सा केस आईनी बेंच के पास जाना चाहिए और कौन सा रेगुलर बेंच सुनेगा। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि अभी हम ये केस सुन सकते हैं या नहीं, थोड़ा वक्त दें तो देखते हैं क्या होता है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फैसला करेगी, जिसमें अभी वक्त लगेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फैसला करेगी कि ये क्या आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच। जस्टिस मंसूर अली शाह का मुस्कुराते हुए उन्होंने रिमार्क्स दिए कि आपकी गुजारिश पर कोई नुक्ता नज़र नहीं दे सकते, इसको हम मुलतवी कर देते हैं, सिर्फ हम इस वक्त गप शप लगा रहे हैं। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। ये देख लीजिए, ये हाल कर दिया है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का कि वहाँ मजाक बना के रख दिया है। अब अगली खबर आपके सामने रखते हैं और वो है राना सनाउल्लाह ने ARY के सहाफ़ी नईम अशरफ भट्ट को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इस्टेब्लिशमेंट का सरबराह आंख मारने वाला बंदा नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि लगता है इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा होगी। अब ये नजूमी तो है नहीं, ना इनके पास कोई गैब का इल्म है, तो आप देख लीजिए कि ये कैसे पहले से बोल देते हैं। क्यों? कि सब कुछ तैयार किया हुआ है। जो बड़े साहब हैं उन्होंने इनको बता रखा है कि फलां केस में भी सज़ा होगी और इतनी सज़ा होगी। इन्हें सज़ा का भी पता है कि इसका क्वांटम कितना होगा, कितनी सज़ा दी जाएगी, ये सब इन्हें पहले से पता है। क्यों? कि सारे फैसले जो ऊपर से आते हैं, ऊपर से लिखा हुआ फैसला आता है, जज का काम होता है कि सिर्फ वो ओपन कोर्ट में अनाउंस कर दे। तो अब ये राना सनाउल्लाह का जो इंटरव्यू है ये सुने, 2-4 सवाल इससे हुए हैं, वो क्या कह रहे हैं। साबिक वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि लगता है इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा होगी। मैं इमरान खान की रिहाई नहीं देख रहा। उन्होंने कहा कि इमरान खान अपने दुश्मन खुद हैं। इस्टेब्लिशमेंट का सरबराह बात करने वाला बंदा नहीं है। इमरान खान को जब भी बात करना होगी वो हमारे साथ होगी।
یہ ان کی بھول ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ عمران خان ان سے کبھی بات نہیں کرے گا، اگر اسے بات کرنی ہوتی ان سے تو وہ کب کا کر چکا ہوتا، اور وہ بات کرنے کا قائل ہی نہیں ہے۔ اس نے تو کہا کہ تمہارے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں، بات کرنی ہوگی تو وہ انہی سے ہوگی جن کے پاس اختیارات ہیں، کیونکہ یہ تو خود کسی کے محتاج ہیں۔ کوئی ان کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ یہ کر دو تو یہ بھاگ کر وہی کچھ کر دیتے ہیں بیچارے۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ آنکھ مارنے والا بندہ نہیں ہے۔ واضح کر دوں، انہوں نے گزشتہ 2 سال اور آگے بھی 3 سال کسی کو بھی آنکھ نہیں مارنی۔ کوئی بات نہیں رانا صاحب، وقت گزر جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وقت اچھا ہو یا برا ہو سب نے گزرنا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ اچھا وقت جلدی گزرتا ہے، برا وقت کچھ دیر سے گزرتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے انسان کو، لیکن گزر وہ بھی جاتا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے دعویٰ کیا کہ آئینی ترمیم کے دوران جو لوگ غائب ہوئے وہ خود ڈرامہ کرتے رہے، جس کو عمران خان سمیت تحریک انصاف جانتی ہے۔ اب جن لوگوں کو اغوا کیا گیا یہ اسے ڈرامہ کہہ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو نون لیگ ہے اس نے کبھی سچ تو بولا نہیں ہے، جھوٹ بولنا ان کا وتیرہ ہے، ان کی فطرت میں ہے، یہ ان کی گھٹی میں یہ شامل ہے کہ جھوٹ بولو، منافقت کرو اور آگے نکل جاؤ۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ حاجی امتیاز جو تھے وہ بتائیں کہ الیکشن میں وہ کہاں سے فیسیلیٹیٹ ہوئے، پھر ان کا حق ہوتا ہے وہ آپ سے مطالبہ کریں، اور نہ مانیں تو پھر کوئی ضد بھی کر سکتا ہے۔ 2 نمبر کو 1 نمبر نہیں بننا چاہیے، جو 1 نمبر ہوتا ہے اس کو کوئی آر نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ علی امین گنڈاپور خود ہی ٹھیک ہو جائیں، ورنہ ان کو ٹھیک کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ اب جنازہ پڑھانے پر آ گئے ہیں۔ ان کا اشارہ ان کے جلسے میں خطاب پر تھا جب انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم عمران خان کو رہا کروائے بغیر گھر واپس نہیں آئیں گے، اور اگر ہم گھر میں نہ آئے تو ہم اپنے گھر والوں کو کہہ کے جائیں گے کہ ہمارا جنازہ پڑھ دیں۔ انہوں نے گنڈاپور پر شک کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اس کے ملے ہوئے ہونے پر شک ہے، کیونکہ یہ دونوں طرف کھیلتا ہے۔ اب آپ سوچئے ذرا، اگر گنڈاپور کسی سے ملا ہوا ہے تو ان کا تو فائدہ ہے نا اس میں، کیونکہ ان کے بقول وہ تحریک انصاف سے مخلص نہیں ہے، وہ کسی سے ملا ہوا ہے۔ اگر ملا ہوا ہے تو مطلب کہ تھوڑی دیر کے لیے، میں کہہ رہا ہوں ملا ہوا نہیں ہے وہ، تھوڑی دیر کے لیے، کہ ان کے مقاصد تو پھر وہ پورے کر رہے ہیں نا، تو پھر یہ اس کی بات کو آؤٹ کیوں کریں گے؟ اگر تحریک انصاف کا کوئی رہنما کسی کے ساتھ ملا ہوا ہے جو تحریک انصاف کے پوائنٹ آف ویو سے، تحریک انصاف کی لائن سے ہٹ کر وہ وہاں کچھ کر رہا ہے ان کے ساتھ، تو ان کا تو فائدہ ہے، کیونکہ تحریک انصاف کو نقصان ہو رہا ہے، تو یہ تو تحریک انصاف کے دشمن ہے، یہ کوئی خیر خواہ تو نہیں ہے کہ یہ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ کا بندہ فلاں سے ملا ہوا ہے، لہٰذا آپ اسے روکیں، اسے سمجھائیں، اسے آپ سنبھالیں، آپ اسے پکڑیں۔ تو یہ پھر کون ہوتے ہیں کہ یہ جو انفارم کریں؟ یہ غلط بیانی پھیلا رہے ہیں، یہ لوگوں میں، تحریک انصاف کے کارکنان میں بددلی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سب نون لیگ والے اب یہ آپ کے ہمارے خیرخواہ بن رہے ہیں کہ جی وہ تحریک انصاف کے فلاں فلاں لیڈران جو ہے نا یہ کسی سے ملے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہوتے تو آپ کا تو اچھا کام ہو رہا ہوتا نا، پھر آپ ان کو کیوں وہ کرتے آؤٹ، آپ تو ان کا نام نہ لیتے۔ تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ یہ ملے ہوئے ہیں، دونوں طرف یہ کھیل رہے ہیں، پارٹی کو خوش کرنے کے لیے ایک کام کرتا ہے اور دوسرا کام جب انتظامیہ کہے یہ ہوگا تو پھر کہتا ہے مجھے ڈی چوک کو ہاتھ لگانے دیں، پھر پتلی گلی سے نکل جاؤں گا۔ رانا ثناء اللہ نے تحریک انصاف کے لیڈران کو بھی شاید انہوں نے نواز شریف سمجھ رکھا ہے یا نون لیگ کے لیڈران سمجھ رکھے ہیں۔ یاد ہوگا آپ کو کہ جاوید ہاشمی کو پھنسا کر یہ سب یہاں سے ڈیلیں کر کر کے نکل گئے تھے، وہ اکیلا بندہ 10 سال تک اس نے جیل برداشت کی ہے اور شدید قسم کا اس کے اوپر ٹارچر کیا گیا ہے۔ اب آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو سوال نامہ دیا گیا ہے۔ یہ 342 کے تحت ہوتا ہے، جس میں ملزمان کو سوال دیے جاتے ہیں اور وہ پھر ان سے جواب
पूछे जाते हैं या वो लिख कर देते हैं। अब यहाँ क्या हुआ कि 79 सवालात हैं, 79 सवालात दिए गए हैं और इस पर इमरान खान साहब लिख कर जवाब देंगे। और अगर इमरान खान साहब ने अपने दिफा में कोई गवाह पेश करना है तो वो भी उसका नाम यहाँ देंगे कि मैं फ़लाँ फ़लाँ शख्स को अपनी गवाही में पेश करूँगा। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 79 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा जारी किया है। अदालत ने गवाहों पर जिरह मुकम्मल होने के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी से उनकी सफाई में शवाहिद या गवाह पेश करने के लिए कहा है। वाज़ेह कर दूं कि ये जिरह जब मुकम्मल हो जाती है, गवाहों पर सवाल जवाब हो जाते हैं, तो फिर ये 342 का बयान होता है और इसमें अगर मुल्ज़िम अपनी गवाही में कोई गवाह पेश करना चाहे तो उन्हें पेश किया जाता है और उसके बाद फिर ये होता है कि फाइनल आर्गूमेंट होता है और केस का फैसला आ जाता है। यानी इस केस का फैसला आने वाला है और लगता यही है कि जैसे इन्होंने हर केस में इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा को सज़ा दी है, इसमें भी ये यकीनन सज़ा सुनाएंगे और आगे जाकर इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा, क्योंकि ये चाहते नहीं है कि इमरान खान साहब बाहर आएँ, क्योंकि इन्हें उनसे खौफ है, ये डरे हुए हैं, इनकी कांपें टांगती हैं। इमरान खान के अंदर होते हुए इनके ये हालात हैं, तो जब वो बाहर आ गए तो क्या होगा। ये सवालनामा 14 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें इमरान खान से फरहत शहजादी, शहजाद अकबर और जुल्फ़ी बुखारी समेत अलकादर यूनिवर्सिटी की ज़मीन और बरतानिया से मुंतकिल होने वाले 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक तफसीलात पूछी गई हैं। सवालात में ये इस्तफसार किया गया है कि आया उन्होंने अदालती शहादतों को समझा और उनमें दी गई मालूमात के मुताबिक किसी सबूत या दस्तावेज़ात की पेशकश करना चाहते हैं। यानी इमरान खान साहब कोई अपने दिफा में कोई गवाह या कोई डॉक्यूमेंट्स पेश करना चाहते हैं या नहीं। इमरान खान से पूछा गया है कि क्या उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म गैर कानूनी फ़ायदे के लिए ज़मीन हासिल की और अगर ऐसा किया तो किन बुनियादों पर। सवालात में मज़ीद पूछा गया कि शहजाद अकबर के साथ मिलकर 2 दिसंबर 2019 को काबीना में एक नोट पेश किया गया जिसमें बरतानिया से मुंजमद फ़ंड्स की मुंतकली से मुतालिक मुबैना तौर पर गलत बयानी की गई थी। अदालत से इस्तफसार किया है कि आया ये फ़ंड्स रियासत पाकिस्तान को वापस करने का मकसद बयान किया गया है। अदालत की जानिब से सवालात में ये भी पूछा गया कि आया अलकादर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए 485 कनाल ज़मीन का हुसूल गैर कानूनी फ़ायदे के एवज़ हासिल किया गया था। ये सवालात हैं। नीज़ 190 मिलियन पाउंड की पाकिस्तान मुंतकली में क्या दफ्तर ख़ारजा या स्टेट बैंक से कोई मशावरत की गई थी। सवालनामे में गवाहों के बयानात पर भी तवज्जो दी गई, जहां परवेज़ खटक और जुबैदा जलाल समेत दीगर गवाहों के बयानात का हवाला देकर इमरान खान से वज़ाहत तलब की गई है। अदालत ने इमरान खान से इस्तफसार किया है कि आया वो इस मामले पर मज़ीद कोई शवाहिद या गवाह पेश करना चाहेंगे। केस की आइंदा समाअत 11 नवंबर को होगी, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।